Hello everyone, welcome to Learning Sessions. This is Jyoti and today our topic is rural issues. So please like, share and subscribe our channel and don't forget to press bell icon to get notification for our further upcoming videos. So let's start the topic. Rural issues. रूरल इश्यूज़ क्या क्या हैं, जैसे हमने बहुत सारे इश्यूज़ पहले भी पढ़े कि रूरल एरियाज़ में क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। तो मेनली जो रूरल एरिया के जो इश्यूज़ हैं वो क्या क्या हैं, उसकी डेवलपमेंट को लेके क्लियर, उस डेवलपमेंट चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज की है चाहे नेचुरल रिसोर्सेज की है क्लियर, ये दोनों इशू हैं रूरल एरियाज़ के, क्योंकि जो वहाँ के मैन पावर है उसे भी हमें इम्प्रूव करना है, उसे भी हमें डेवलप करना है। जो वहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमें उन्हें भी डेवलप करना है, और वहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजीज़ लेके आना ये भी इशू है कि बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ अभी भी जो न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं उन्हें यूज़ नहीं किया जाता है, ट्रेडिशनल मेथड्स ही वो यूज़ कर रहे हैं क्लियर। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना वहाँ पे ताकि वो कनेक्ट कर सके अर्बन एरियाज़ के साथ, जो भी वो प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं वो मार्केट में सेल कर सकें, मार्केट एक्सपेंशन हो सके उनकी क्लियर, उनको क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जाए क्लियर। ये सब जो चीज़ें हैं ये सब प्रॉब्लम्स हैं रूरल एरियाज़ की क्लियर। तो आज हम इन्हीं के बारे में स्टडी करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं रूरल एरियाज़ की, क्या क्या इश्यूज़ हैं और उन्हें सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या स्टेप्स ले रहा है क्लियर। तो ये जो रूरल एरियाज़ को डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी अप्रोचेस ली हैं, मीन्स बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट करे हैं, जो कि हमने प्रीवियस चैप्टर में भी स्टडी करे थे कि बहुत सारे स्कीम्स चलाई, बहुत सारे प्रोग्राम्स गवर्नमेंट द्वारा चलाए गए हैं। तो उन्हीं प्रोग्राम्स के बारे में एक बार हम देखते हैं कौन कौन से अप्रोचेस थी जो गवर्नमेंट ने इंडिपेंडेंस से जो गवर्नमेंट चलाती आ रही है रूरल एरिया की डेवलपमेंट के लिए क्लियर। सबसे पहले हम बात करेंगे अप्रोचेस टू रूरल डेवलपमेंट सिंस इंडिपेंडेंस। कौन कौन सी अप्रोचेस हैं जो गवर्नमेंट इंडिपेंडेंस से चलाती आ रही है। तो फर्स्ट है कम्युनिटी अप्रोच। कम्युनिटी अप्रोच का जो मेन मोटिव क्या है कि ह्यूमन एज वेल एज नेचुरल रिसोर्स दोनों की डेवलपमेंट हो क्लियर। जो वहाँ की जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मैन पावर है चाहे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ठीक, जो अदर नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन दोनों की डेवलपमेंट हो क्लियर। ये जो प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया था 1952 में, ठीक है। तो इस जो प्रोग्राम है इसमें क्या क्या चीज़ें कवर करी गई थी, एग्रीकल्चर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को लेके, एनिमल हस्बेंड्री जो प्रॉब्लम है उनको लेके, इरिगेशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, मीन जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ नहीं मिल पा रही हैं, ठीक है, उनको लेके कोऑपरेशन जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो इनमें हेल्प कर सकें, ठीक है, उन सोसाइटीज़ को मतलब बढ़ावा दिया गया क्लियर। विलेजेस लेवल पे जो स्मॉल स्केल की इंडस्ट्रीज़ हैं उनको बढ़ावा दिया गया क्लियर, उनके लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए गए क्लियर। तो जो मेन एम था इस स्कीम का यही था कि ये ऑल राउंड डेवलपमेंट करे रूरल एरियाज़ की क्लियर। नेक्स्ट जो अप्रोच थी वो थी ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच। जैसे कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है, इसका जो मेन मोटिव था वो ग्रोथ को इम्प्रूव करना था, मीन्स कि वहाँ लोगों की जो कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, पूरे वर्ल्ड की, पूरे हमारे इंडियन इकोनॉमी में, पूरे बाकी जो सेक्टर्स हैं उनमें उस कंट्रीब्यूशन को इम्प्रूव करना क्लियर। तो जो इनका मेन मोटिव क्या था, ग्रोथ क्लियर। इस ग्रोथ को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रोग्राम्स चलाए, जैसे कि इंटेंसिव एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलाया, ठीक है, इंटेंसिव कैटल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चलाए गए, हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम्स चलाए गए। इन प्रोग्राम्स का मेन मोटिव क्या था कि जो ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना जिससे कि जो उनकी प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो सके, चाहे वो फार्म सेक्टर है चाहे वो नॉन फार्म सेक्टर है एग्रीकल्चर का क्लियर, दोनों में ही डेवलपमेंट हो सके, ग्रोथ आ सके क्लियर। तो जो इस पूरी स्कीम का फोकस था वो प्रोडक्शन इंक्रीज करना था क्लियर, जिससे कि इन जो पुअर लोग हैं उनकी इनकम में इम्प्रूवमेंट आए क्लियर। जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं उनका इनकम है जो वो इम्प्रूव करे क्लियर। नेक्स्ट है टारगेट ग्रुप अप्रोच। टारगेट ग्रुप अप्रोच क्या थी, कुछ स्पेसिफिक लोगों को जिसमें टारगेट करा गया था उनकी ग्रोथ के लिए। जैसे कि हमने बहुत सारी स्कीम्स पढ़ी थी पहले भी
कि जिसमें जैसे कि जवाहरलाल रोजगार योजना थी, ठीक है। इनका मेन मोटिव क्या था, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं, इनको टारगेट किया गया था, ठीक है। ऐसी बहुत सारी स्कीम्स हैं, जैसे कि स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी है, इसका मेन एम क्या था, टारगेट किसे किया गया था, जो स्मॉल फार्मर्स हैं उन्हें टारगेट किया गया था ताकि उनकी डेवलपमेंट की जा सके। मार्जिनल फार्मर एग्रीकल्चर लेबर एजेंसी, इनका मेन मोटिव क्या था, मार्जिनल फार्मर्स को मोटिवेट करना और उनकी डेवलपमेंट करना, क्लियर। तो ऐसे बहुत सारे जो है स्कीम्स गवर्नमेंट ने चलाई जिससे कि वो इन टारगेट ग्रुप्स को इम्प्रूव कर सके, क्लियर। जैसे कि फूड ऑफ वर्क प्रोग्राम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स चलाए गए, ठीक है। लैंडलेस जो एम्प्लॉयमेंट्स उनको ग्रंटी जॉब्स प्रोवाइड करवाई गई, जैसे कि हमने पीछे पढ़ा था 100 दिन रोजगार योजना के बारे में, ठीक है। तो उन्हें मिनिमम 100 डेज के लिए जॉब मिले ही मिले हर पर्सन को। ऐसी जो है स्कीम्स गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई थी टारगेट ग्रुप्स को, जो पुअरेस्ट ग्रुप्स हैं, जैसे आवास योजना थी, ठीक है, इंदिरा आवास योजना, कि जो बहुत पुअर हैं उनको हाउस प्रोवाइड करवाए जाएं, ठीक है। तो ये सब क्या था, टारगेट ग्रुप अप्रोच थी, जो एक पर्टिकुलर ग्रुप को टारगेट किया जा रहा था। मेनली इसमें कौन आ रहे थे, बिलो पॉवर्टी लाइन, SC और STs, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास अप्रोचेस, एरिया डेवलपमेंट अप्रोच। एरिया डेवलपमेंट अप्रोच जो है वो एक पर्टिकुलर एरियाज़ की डेवलपमेंट की बात कर रहा है, ठीक है। वो अप्रोचेस जो किसी पर्टिकुलर एरिया की डेवलपमेंट के लिए चलाई गई थी, जैसे कि हमने पिछले ही लेक्चर में स्टडी करा था, ड्रॉट प्रोन एरियाज़ होते हैं उनके लिए गवर्नमेंट ने जो स्कीम्स चलाई थी ताकि वहाँ पे प्रॉपर वाटर फैसिलिटीज़ दी जाए, मेंटेनेंस की जाए, उनकी स्टोरेज फैसिलिटीज़ बनाई जाए, जो वाटर है उसको कैसे स्टोर करके रखा जाए, क्लियर। डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम से कि ताकि डेजर्ट ज़्यादा ना फैले और ऐसे सीड्स इन्वेंट किए जाएं, जो डिस्कवर किए जाएं जो कि इन एरियाज़ में भी प्रोडक्शन दे सकें, क्लियर। हिली एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जो कि हिली एरिया के लोगों को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज करने के लिए करा गया। ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जो ट्राइबल एरियाज़ हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनकी डेवलपमेंट के लिए जो प्रोग्राम्स चलाए गए, क्लियर। तो ये इस अप्रोच में ये सारे प्रोग्राम्स कवर हो रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेलफेयर अप्रोच की। तो वेलफेयर अप्रोच का जो मेन मोटिव क्या था, मिनिमम नीड प्रोग्राम, ठीक है। इसके लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया गया, मिनिमम नीड प्रोग्राम। जैसे हमने पिछले उसमें पढ़ा था कि मिनिमम नीड प्रोग्राम क्या है, कि जो लोग बहुत पुअर हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनकी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ठीक है, एटलीस्ट उन्हें वो दी जाए। जैसे फ्री एजुकेशन थी, फ्री बेसिक एजुकेशन, जैसे 6 to 14 फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन दी गई उन्हें, ठीक है। राशन प्रोवाइड करवाया गया उन्हें लो रेट पे ताकि वो इजीली अफोर्ड कर सकें उस चीज़ को, क्लियर, ताकि उनको भी उतना न्यूट्रिशन मिल सके जितना उनको चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट अप्रोच, ठीक है। इसमें क्या था, सारी जो अप्रोचेस थी, ठीक है, वो कंट्रीब्यूट कर रही थी कि सारी अप्रोचेस का मिलके जो मेन मोटिव क्या है, वो रूरल डेवलपमेंट करना है, ठीक है। इनका जो फोकस है मेनली वो रूरल की डेवलपमेंट है, और जिनमें मेन आते हैं स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स, ठीक है, और जो रूरल आर्टिस्ट, ठीक है, इनको कवर करना और इनकी डेवलपमेंट करना, क्लियर। ये वो अप्रोचेस थी जो कि इंडिपेंडेंस से चलती आ रही हैं, जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए थे रूरल इश्यूज को कवर करने के लिए, क्लियर। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट की। देखो, डेवलपमेंट और सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। डेवलपमेंट तो जो हो रही है, जैसे हम रिसोर्सेज उन्हें प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो उन्हें रिसोर्सेज चाहिए, क्लियर, तो वो उसे उन रिसोर्सेज को यूज़ करके उनकी डेवलपमेंट हो रही है। बट सस्टेनेबल रूरल डेवलपमेंट, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमें क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कुछ रिसोर्सेज हैं जो हमारे वो नॉन रिन्यूएबल हैं, ठीक है, वो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं और वो खुद से रिन्यू नहीं हो सकते, ठीक है। तो उन रिसोर्सेज को हम ऐसे यूज़ करें कि हम भी उनका बेनिफिट ले सकें और उनको उनका जो बेनिफिट वो फ्यूचर जनरेशन भी ले सके, ताकि वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी वो रिसोर्सेज बच सकें, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग ही यही है कि डेवलपमेंट करना एक जनरेशन की विदाउट हार्मिंग द एबिलिटी ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। जो एबिलिटी है नेक्स्ट जनरेशन की उस रिसोर्सेज को यूज़ करने की, विदाउट उन्हें हार्म करे, हम एक जनरेशन की डेवलपमेंट करें, क्लियर। तो अब कहता है कि क्यों ज़रूरत है हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, क्या कॉजेज़ हैं जिनकी वजह से ये इनबैलेंस हो रहा है इकोलॉजिकल
स्ट्रक्चर में। क्लियर। तो सबसे पहले बात है लैंड एंड वाटर मिसमैनेजमेंट। बिल्कुल हम पिछले सारे टॉपिक्स में यही कवर करते आ रहे हैं कि जो लैंड और वाटर है उनका जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर नहीं है। ठीक है, लैंड भी प्रॉपरली डिवाइडेड नहीं है। ठीक है, जो इंडिया में मोस्टली फार्मर्स हैं जो डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर पर, वो स्मॉल मीडियम और मार्जिनल और स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स हैं। क्लियर। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो प्रोडक्शन निकल के नहीं आ रही जितनी प्रोडक्शन हमें चाहिए। और अगर वाटर की बात करें तो जो पूरी कंट्री है हमारी इंडिया, वो मोस्टली डिपेंड करती है एनवायरनमेंट पे। ठीक है, रेन पे। क्लियर। तो रेन हमारी कई बार क्या होता है, ज़्यादा रेन नहीं हो पा रही। ठीक है, तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना, तो वो प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, जितनी हमें रिक्वायर्ड है उतनी फैसिलिटीज़ नहीं है। वाटर स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है कि जिससे हम रेन वाटर को, देखो कई जगह क्या हो रहा है, कई स्टेट्स में फ्लड्स आ रहे हैं, कई स्टेट्स में ड्रॉट पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये चीज़ जो इनबैलेंस है उसको बैलेंस करने के लिए वाटर मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम वाटर को रिजर्व करके रखें ताकि उसको हम कहीं और यूज़ कर सकें। क्लियर। नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन की अगर हम बात करें तो पॉपुलेशन इसका मेन रीज़न है। जैसे जैसे हम पॉपुलेशन ग्रो करती जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो डिफॉरेस्टेशन करनी पड़ रही है। ठीक है, चाहे वो हाउस होल्ड पर्पज़ के लिए हो, घर बनाना हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना हो, तो इसके लिए जो क्या है, पेड़ काटे जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो इकोसिस्टम है हमारा वो हिल रहा है। क्यों? क्योंकि इसी की वजह से फ्लड्स आ रहे हैं। क्लियर। तो क्लाइमेट में चेंज जो है वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी आ रहा है। क्लियर। तो इसकी वजह से भी रेन जो है वो कम हो रही है। तो ये सारे जो हमारे प्रॉब्लम्स हैं, इसी की वजह से हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ अदर नेचुरल लिविंग रिसोर्सेज। जो अदर नेचुरल लिविंग रिसोर्सेज हैं, जैसे कि एक्वाकल्चर है हमारा, फिशिंग्स वगैरह। देखो आजकल इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो वो सीज में प्लास्टिक बैग्स, ये वो पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो गया है, जिसकी वजह से वो जो स्पीसीज़ हैं वो डिसअपियर होती जा रही हैं, ख़त्म होती जा रही हैं। ठीक है, तो इससे क्या है, इकोसिस्टम हमारा गड़बड़ हो रही है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रख के चलना है कि इनकी मैनेजमेंट हमें कैसे करनी है। ठीक है, इनको हमें सस्टेन करके कैसे रखना है। क्लियर। अब हम बात करते हैं मेजर प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंटेड इन रिसेंट ईयर। रिसेंट ईयर पे कौन कौन से ऐसे प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करे गए जिसकी वजह से इनकी डेवलपमेंट की जा सके। तो सबसे पहले पॉल्यूशन कंट्रोल। यस, गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए, ताकि देखो अभी हमने बात करी कि जो एक्वाकल्चर है, जैसे जो वाटर स्पीसीज़ हैं, ठीक है, और चाहे लैंड स्पीसीज़ हैं ऐसे, तो पॉपुलेशन की ग्रोथ की वजह से और पोल्यूशन की ग्रोथ की वजह से वो क्या है, ख़त्म होती जा रही है और डिसअपियर होती जा रही हैं। ठीक है, उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए, पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, कि एनवायरनमेंट का क्या इम्पैक्ट पड़ता जा रहा है। ठीक है, उसको असेस करना, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलाए हैं ताकि वो एनवायरनमेंट को टाइम टू टाइम असेस कर सकें और उसके लिए रेमेडीज ले सकें। क्लियर, कि जो चेंजेस आ रहे हैं एनवायरनमेंट में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है और उसको हम कैसे रोक सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास इको डेवलपमेंट प्रोग्राम। इको डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या है कि इकोसिस्टम जो हमारा इनबैलेंस हो रहा है उसे बैलेंस करने के लिए प्रोग्राम्स चलाए गए हैं। जैसे ही एफॉरेस्टेशन की जाए, ठीक है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाए। अगर पेड़ ज़्यादा होंगे, जो स्पीसीज डिसअपियर हो रही हैं, मीन्स कम हो रही हैं ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, ठीक है, वो हम उन्हें बचा सकते हैं, रिजर्व कर सकते हैं। जैसे टाइगर्स को भी रिजर्व किया जा रहा है अभी। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे और भी स्पीसीज हैं जो डिसअपियर होती जा रही हैं, तो उन्हें बचाने के लिए एफॉरेस्टेशन किया जाए। ठीक है, जो वाटर स्पीसीज है वहाँ पे जो पोल्यूशन है उसको साफ किया जाए, जिसकी वजह से वो स्पीसीज भी डिसअपियर होने से बच सकें। क्लियर। नेक्स्ट है नीड फॉर रूरल डेवलपमेंट। तो रूरल डेवलपमेंट की ज़रूरत क्यों है हमें, ठीक है, हम क्यों बात कर रहे हैं इनकी। तो सबसे पहली बात, क्योंकि रूरल एरिया जो है वो बहुत बैकवर्ड है। द फर्स्ट पॉइंट इज बैकवर्डनेस। ठीक है, एरिया बैकवर्ड क्यों है, बहुत सारे उसमें एरिया जो है हमारा बैकवर्ड है।
चाहे वो एजुकेशन को लेके देख लें, रूरल एरिया अभी भी बैकवर्ड है, ठीक है। चाहे वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ को लेके देख लें, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ को लेके देख लें, ठीक है, एजुकेशन को लेके देख लें, ठीक है। इन सब चीज़ों में जो रूरल एरियाज़ हैं वो अभी भी लैक कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें इसकी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। और जो मेन रीज़न है बैकवर्डनेस के वो क्या है कि जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं वो प्रॉपर अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो ग्रो नहीं कर रहा, ठीक है। रूरल जो पीपल हैं वो ज़्यादा एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं, तो इरिगेशन फैसिलिटीज़ प्रॉपर ना होने की वजह से जो एग्रीकल्चर है वो इतना ग्रो नहीं कर पा रहा जितना उसे ग्रो करना चाहिए। क्लियर। अगर हम बात करते हैं सॉइल की, वाटर की, तो डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल है जो वो होता जा रहा है। जैसे हमने पहले भी बात करी कि सॉइल इरोजन होता जा रहा है, जिसकी वजह से जो फर्टिलिटी है वो ख़त्म हो रही है, ठीक है। तो अगर सॉइल फर्टाइल नहीं रहेगी तो प्रोडक्शन कैसे अच्छे से हो पाएगी। अगर प्रोडक्शन नहीं है तो उन जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं वो बैकवर्ड के बैकवर्ड ही रह जाएंगे, ठीक है। वाटर लॉगिंग, सेम वाटर मैनेजमेंट की ज़रूरत है हमें प्रॉपर। क्लियर। अगर हम बात करें जो अदर देन फार्म्स की, अगर बात करें जो ट्रेडिशनल हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं रूरल एरियाज़ की, जाके जैसे हैंडलूम्स हैं, खादी है, हैंड क्राफ्ट्स हैं, तो ये इतनी कॉम्पिटेंट नहीं है कि जो अर्बन इंडस्ट्रीज़ हैं उनके साथ कम्पीट कर सकें, ठीक है। तो इन्हें भी हमें बढ़ावा देना चाहिए, इन्हें भी हमें इम्प्रूव करना चाहिए, प्रॉपर रिसोर्सेज प्रोवाइड करने चाहिए रूरल एरिया के लोगों को, ताकि ये इंडस्ट्रीज़ भी डेवलप कर सकें, जिससे कि ये आगे आके अर्बन एरियाज़ में कंपटीशन कर सके, जिससे कि रूरल एरियाज़ की डेवलपमेंट हो सके। क्लियर। नेक्स्ट है एग्रो बेस्ड जो इंडस्ट्रीज़ हैं हमारी, ठीक है, उनमें बहुत सारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें वो लैक कर रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर से, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं है, टेक्नोलॉजी वो अच्छी यूज़ नहीं कर रहे। अभी भी बहुत सारे एरियाज़ हैं जो वो अभी भी ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो वो है वो अच्छी प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर। ये जो मेन पॉइंट था, हमारा पहला पॉइंट था कि रूरल एरिया की डेवलपमेंट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये बैकवर्ड एरियाज़ हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है मैसिव पॉवर्टी। मैसिव पॉवर्टी की बात करें तो यही रीजंस हैं कि जो रूरल एरिया के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा पुअर हैं, क्योंकि और एक रीज़न क्या है, जो लोग हैं वो वहाँ के जो फार्मर्स हैं वो उनकी अपनी लैंड नहीं है। बहुत सारे ऐसे पुअर लोग हैं जो किसी और की फार्म पे काम करते हैं, लैंडलेस लेबर हैं वो, ठीक है। और अगर वो फार्मर्स हैं तो वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हैं, तो उनके पास वो प्रॉपर एसेट्स नहीं हैं, प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं हैं, जिससे कि वो प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सकें, ठीक है। अगर प्रोडक्शन इंक्रीज़ नहीं होगी तो उनकी इनकम इंक्रीज़ नहीं होगी, तो वो पॉवर्टी के बिलो ही रहेंगे, ठीक है। तो उन्हें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट की। तो विलेजेस में आज भी बहुत सारे रूरल एरियाज़ में लोग हैं जो कि अनएम्प्लॉयड हैं। उससे भी बड़ी बात वो डिसगस्ड अनएम्प्लॉयड हैं। मीन्स वो लोग जो देखने में तो एम्प्लॉयड लग रहे हैं बट वो अनएम्प्लॉयड है। मीन्स सपोज एक फार्म है, उस पर 5 लोग रिक्वायर्ड हैं, क्लियर, बट वहाँ पे वर्क कर रहे हैं 10, क्लियर। तो जो 5 हैं वो डिसगस्ड अनएम्प्लॉयड है, मीन्स कि उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है वहाँ पे, उनके बिना भी उस फार्म में उतनी प्रोडक्शन हो सकती है जितनी हमें रिक्वायर्ड है, जहाँ जितनी वो देगा फार्म, क्लियर। तो वो जो 5 हैं वो देखने में एम्प्लॉयड हैं बट ओरिजिनली वो अनएम्प्लॉयड हैं, क्योंकि वहाँ पे उनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, वो किसी और सेक्टर में अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं, क्लियर। तो ये जो पॉइंट है, इसलिए हमें रूरल डेवलपमेंट ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है पुअर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज़। जैसे हमने पहले भी बात करी, रूरल एरिया में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत पुअर है, अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं हैं, स्कूल्स नहीं हैं, यूनिवर्सिटीज़ नहीं हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से जो वहाँ के लोग हैं वो पुअर हैं, ठीक है, अपनी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, क्लियर। नेक्स्ट है स्मॉल एंड अनऑर्गेनाइज्ड रूरल एंटरप्रेन्योर्स। और जो वहाँ के एंटरप्रेन्योर्स की अगर हम बात करें तो वो स्मॉल हैं और अनऑर्गेनाइज्ड है। मीन्स कि उन्हें इतनी स्किल नहीं है, इतनी नॉलेज नहीं है कि कैसे वो ऑर्गेनाइज करें चीज़ों को, कैसे वो अपने फार्म्स को ऑर्गेनाइज करें, कैसे उन्हें प्रॉपरली मैनेज कर पाएँ, क्लियर। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल फार्मिंग टेक्निक्स, कि अभी भी रूरल एरियाज़ में जो टेक्निक्स हैं वो कौन सी यूज़ करी जा रही हैं, हमारी जो एब्सोल्यूट टेक्निक्स हैं, मीन्स जो
पुरानी टेक्निक्स हैं, क्लियर। इन एडुकेट स्पोर्ट फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए जो स्पोर्ट है, स्पोर्ट सिस्टम जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर है, मार्केट्स हैं, ये प्रॉपर नहीं है। मीन्स कि जो भी वो प्रोडक्शन कर रहे हैं उन्हें मार्केट तक लेके जाने के लिए पहले तो उनके पास मार्केट्स नहीं है, ठीक है। तो एक ये माइनस पॉइंट है। तो अगर वो बड़ी मार्केट्स में, अर्बन एरिया की मार्केट्स में लेके जाना चाहते हैं तो ट्रांसपोर्ट उन्हें यूज़ करना पड़ेगा। तो प्रॉपर पहले तो ट्रांसपोर्ट नहीं है, अगर वो ट्रांसपोर्ट है तो वो बहुत कॉस्टली है, जिसकी वजह से उनकी डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है। नेक्स्ट, अर्बन ओरिएंटेड डेवलपमेंट। जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा अर्बन ओरिएंटेड है। मीन्स कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं, मोस्टली इंडस्ट्रीज़ हैं, वो कहाँ इस्टेब्लिश की जाती हैं? अर्बन एरियाज़ में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो फैसिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा अवेलेबल हैं, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है, ठीक है, और भी जो हमें रिक्वायरमेंट्स हैं वो वहाँ पे ज़्यादा अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से जो अर्बनाइज्ड लोग हैं, जो अर्बन एरियाज़ में इंडस्ट्रीज ज़्यादा ओपन की जा रही हैं, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइग्रेशन ऑफ रूरल पॉपुलेशन टू अर्बन सेंटर, ठीक है। ये भी एक मेन इशू है हमारे लिए, इसलिए भी हमें रूरल डेवलपमेंट ज़रूरत है कि लोग अपना घर छोड़ के अर्बन एरियाज़ में जा रहे हैं ताकि वो अर्न कर सकें अपनी लाइफ के लिए, क्लियर। क्योंकि हमने अभी बात करी कि एग्रीकल्चर जो सेक्टर है इतना एडुकेट नहीं है, इतनी वो उसने इनकम नहीं प्रोवाइड कर पा रहा जो कि उनको बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेके आए, इसलिए वो अर्बन एरियाज़ में जा रहे हैं ताकि वो इनकम गेन कर सकें और अपने आप को पॉवर्टी लाइन से ऊपर लेके आ सकें, क्लियर। रूरल अर्बन लिंकेज, रूरल अर्बन लिंकेज की बात करें तो ये भी इतना स्ट्रॉन्ग लिंकेज नहीं है, जिसकी वजह से हमें रूरल एरियाज़ की इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेजर्स फॉर डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट जो हमने प्रॉब्लम्स पढ़ी है सारी, अब इनको डेवलप करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए गए। सबसे पहले इंक्रीज इन कैपिटल, कैपिटल में इंक्रीज करना। कैपिटल में इंक्रीज मीन्स फिजिकल कैपिटल, जो फिजिकल स्टॉक है हमारा, जैसे मशीनरी है, टूल्स हैं, उनको इंक्रीज किया जा सके, ठीक है। अगर हमें प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है लेबर की, तो हमें इन चीज़ों में, जैसे मशीनरीज हैं, टूल्स हैं, इनमें पैसा लगाने की ज़रूरत है और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इन चीज़ों के लिए फंड्स प्रोवाइड करवाए। और कुछ फॉरेन एड्स भी हैं जो हमें इंडियन रूरल डेवलपमेंट के लिए एड्स दे रही हैं, ग्रांट्स प्रोवाइड करवा रही हैं, क्लियर, ताकि जो डेवलपमेंट है वो हो सके। नेक्स्ट है अपग्रेडिंग टेक्नोलॉजी। जैसे हमने अभी बात करी कि बहुत सारे एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ अभी भी लोग जो है ट्रेडिशनल जो वे है एग्रीकल्चर का, जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उसको जोतने के, ठीक है, उसको एग्रीकल्चर को करने के, वो यूज़ कर रहे हैं। वो टेक्नोलॉजी, जो न्यू टेक्नोलॉजी है, उनको अभी भी वो यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उनको अपग्रेडेशन की ज़रूरत है, क्लियर। तो लार्ज जो पार्ट है, अभी भी जो स्मॉल फार्मर्स हैं वो इन अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी को यूज़ नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो नहीं हो पा रही है, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज की। नेचुरल रिसोर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो नेचुरल रिसोर्सेज दो तरह के हैं हमारे पास, हम रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल वो होते हैं जो टाइम के साथ रिन्यू हो जाते हैं, जैसे कि वाटर, प्लांट्स, ठीक है, अगर हम प्लांट्स उगाएंगे तो प्लांट्स और ग्रो हो जाएंगे। वाटर वो टाइम के साथ एक साइकिल के साथ फिर आ जाता है। बट कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं हमारे पास जैसे सोयल, मिनरल, जो कि नॉन रिन्यूएबल हैं, जो दोबारा रिन्यू नहीं हो पाएंगे दोबारा, ठीक है। अगर सोयल की फर्टिलिटी चली गई तो उसे मैनेज करना बहुत मुश्किल है, क्लियर। तो वो चीज़ें जो मिनरल्स हैं अगर हमारे पास वो ख़त्म हो गए तो उन्हें रिन्यू करना बहुत मुश्किल है, हमें उनके अल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ेंगे, क्लियर। तो इन चीज़ों को डेवलप करना हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्लियर। तो हमें लैंड डेवलपमेंट मेजर्स उठाने चाहिए कि जिससे कि लैंड की डेवलपमेंट की जा सके और जो ये सोयल इरोजन है, ठीक है, ऐसी जो चीज़ें हैं वो ना हो, क्लियर। नेक्स्ट है इम्प्रूविंग ह्यूमन कैपिटल। अब हम बात करेंगे ह्यूमन कैपिटल की। तो ह्यूमन कैपिटल को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? जो लेबरर्स हैं उनको एजुकेट किया जाए, उनको उस चीज़ में नॉलेज दी जाए ताकि उनके पास स्किल आए वो काम करने की, क्लियर।
ताकि जिससे जो उन्हें काम असाइन किया गया, जैसे वो एग्रीकल्चर में ही है अगर, तो उन्हें एग्रीकल्चर की नॉलेज हो कि कैसे सीड्स डालने चाहिए, कौन सी फर्टिलाइज़र डालनी चाहिए जिससे कि ग्रोथ ज़्यादा हो। तो इन चीज़ों की उन्हें अगर नॉलेज होगी तभी उनकी इम्प्रूवमेंट हो सकती है। क्लियर। अगर हम बात करते हैं तो कल्चरल एंटरप्रेन्योरल एबिलिटी लानी चाहिए उनमें रूरल एरियाज़ में, कि उन्हें नॉलेज हो कि वो मैनेज कैसे करना है सारा काम। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप उनमें होनी चाहिए। ठीक है, इस चीज़ को भी इम्प्रूव करना रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, जिसकी वजह से वो डेवलप कर पाएँ। क्लियर। नेक्स्ट है रोल ऑफ स्टेट। रोल ऑफ स्टेट क्या है कि इंश्योर करना कि हमें क्या, जो सप्लाई ऑफ एडुकेट रिसोर्सेज है, मीन्स कि जो एक फार्मर को रिसोर्सेज की ज़रूरत है वो उन्हें टाइमली प्रोवाइड करवाए जाएं, जिनसे कि वो अपने प्रोडक्शन में इम्प्रूवमेंट कर सके। क्लियर। तो नेक्स्ट है हमारे पास रूरल डेवलपमेंट एंड रूरल मैनेजमेंट। तो रूरल डेवलपमेंट और रूरल मैनेजमेंट क्या है कि रूरल की डेवलपमेंट कब होगी, ओवरऑल डेवलपमेंट कब होगी, जब हम सारी जो क्वालिटीज़ हमने पढ़ी हैं इनमें अगर हम इम्प्रूव लाएंगे। ठीक है, तो रूरल उसको मैनेज कैसे करें। ठीक है, ये हमारे पास मेन पॉइंट है कि जो भी हमने पढ़ा है कि ये इश्यूज़ हैं, इन्हें ऐसे ऐसे हमें रिमूव कर सकते हैं, बट उन्हें मैनेज कैसे करना है, उसके लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए। क्लियर। तो रूरल डेवलपमेंट का तो मेन मोटिव है कि ओवरऑल डेवलपमेंट करना रूरल एरिया के लोगों की, जिससे कि उनका लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड है जो इंक्रीज कर सके। ठीक है, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, चाहे वो नॉन एग्रीकल्चर फार्म से रिलेटेड है। क्लियर। तो उन चीज़ों को इम्प्रूव कैसे किया जाए जिसकी रूरल डेवलपमेंट हो। ठीक है, उस चीज़ को मैनेज करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, जैसे हमारे पास है डेवलपमेंट इश्यूज़ क्या क्या हैं और उनके लिए क्या क्या हम मैनेजमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं लो पर कैपिटा इनकम ऑफ पीपल। अगर पीपल की लो पर कैपिटा इनकम है, मीन्स की पर हेड इनकम जो है वो लो है अगर लोगों की वहाँ पे, तो हमें क्या करना चाहिए, प्लान करना चाहिए, ऑर्गेनाइज करना चाहिए। रूरल जो फार्म्स हैं और नॉन फार्म जो सेक्टर्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उन्हें हमें प्लान करना चाहिए और ऑर्गेनाइज करना चाहिए। क्लियर। जो भी रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल नहीं है वो उन्हें प्रोवाइड करवाने चाहिए, जिससे कि वो अपनी इनकम को इम्प्रूव करने में हेल्प मिले उन्हें। क्लियर। नेक्स्ट है द फास्ट डिप्लीशन ऑफ ग्रीन कवर। जो ग्रीन कवर है वो कम होता जा रहा है, जैसे हमने पहले बात करी, जो लैंड है वो ग्रीन लैंड वो कम होती जा रही है। तो उसके लिए ये इसका रीज़न डिफॉरेस्टेशन है। क्लियर। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट करनी चाहिए। ठीक है, हमें ऐसे प्रोग्राम्स चलाने चाहिए जिससे कि एफॉरेस्टेशन की जाए ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट है सॉइल एंड वाटर इरोजन। तो उसके लिए हमें वाटरशेड मैनेजमेंट करना चाहिए, जिसे हमने पहले भी पढ़ा कि वाटरशेड मैनेजमेंट क्या है, जिसमें हम वाटर को रिजर्व करने के लिए स्टोरेज बनाएं। क्लियर। नेक्स्ट लैक ऑफ एक्सेस टू क्रेडिट बाय द पुअर। अगर पुअर जो है वो क्रेडिट फैसिलिटीज़ नहीं ले पा रहे हैं बैंक से, जैसे स्मॉल फार्मर्स हैं, ठीक है, तो उनके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए जाएं। ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में भी हमने डिटेल में पढ़ा था कि इसमें क्या होता है, जो सेम माइंडेड लोग हैं, स्पेशली जो वुमेन हैं, उनको इकट्ठा किया जाता है, वो मिलके एक ग्रुप बनाती हैं, वो उसमें सेविंग करती हैं, वो डिसाइड किया जाता है कि कितनी सेविंग की जाएगी, और मंथ्स में एक बार सेविंग की जाएगी, वीक में एक बार सेविंग की जाएगी, ये सब वो मीटिंग में डिसाइड करते हैं। क्लियर। तो वो मीटिंग करते हैं, उसमें ये भी डिसाइड करते हैं कि किसको क्या प्रॉब्लम है और किसको कितना फंड चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वो उनको फंड्स प्रोवाइड करवाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है की रूरल मैनेजमेंट इश्यूज़। अब मैनेजमेंट इश्यूज़ क्या है, रूरल को मैनेज करने में क्या क्या इश्यूज़ हैं हमारे पास। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, जैसे हमने बात करी अभी ऊपर ही कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होती है, कि हमें डेवलप करना है बट हम उन रिसोर्सेज को ऐसे रिसोर्सेज को इस तरह हम रिसोर्सेज को यूज़ करें कि जो इस जनरेशन को तो उसका बेनिफिट मिल ही सके बट जो फ्यूचर जनरेशन है उसको भी उसके बेनिफिट्स मिले। मीन्स कि हमें रिसोर्स जो हमारे स्केर्ड रिसोर्सेज हैं, जो कम रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड हैं, हम उन्हें ज़्यादा एक्सप्लॉइट ना करें। ठीक है, उनको उस वे में यूज़ किया जा सके ताकि वो हमें भी बेनिफिट दें और फ्यूचर जनरेशन को भी बेनिफिट्स दें। क्लियर। तो जो कहते हैं इसके मेन एसेंशियल वो क्या हैं, हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्या मॉडल्स हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट जो है वो
साउंड एनवायरनमेंट मैनेजमेंट होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होनी चाहिए और साउंड एनवायरमेंटल मैनेजमेंट होनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें क्या चाहिए कि हम जो लोग हैं, रूरल एरिया के लोग हैं, उनकी इकोनॉमिकली भी डेवलप हो वो लोग और एनवायरनमेंट भी साथ के साथ डेवलप करे। क्लियर? ये नहीं कि हमें उन्हें इकोनॉमिकली डेवलप करना है, अगर उन्हें बिलो पॉवर्टी लाइन से लेके ऊपर आना है तो हम कोई भी वे ले लें, नहीं, हमें एनवायरनमेंट को भी मैनेज करना है साइड बाय साइड। क्लियर? नेक्स्ट है जो पुअर्स हैं उनकी बेसिक नीड्स को फुलफिल किया जा सके, ठीक है। सबसे पहले हम उनको बेसिक रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड करवाएंगे ताकि वो बिलो पॉवर्टी लाइन से भी जो नीचे है, मीन्स जो पुअर से भी पुअरेस्ट हैं, उनको जो बेसिक नीड भी नहीं जिनको मिल पा रही, पूरी हो पा रही जिनकी, तो उनको वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाए जा सके। क्लियर? पॉपुलेशन जो हमारी है उसको कंट्रोल करने के लिए मेजर्स लिए जाएं, क्योंकि जो मेन रीज़न है वो पॉपुलेशन भी है हमारा, ठीक है, इन सब प्रॉब्लम्स का। क्योंकि पॉपुलेशन जो है डे बाय डे इंक्रीज करती जा रही है, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से एक्वाकल्चर इफेक्ट हो रहा है, जिसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, जिसकी वजह से लोग अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर? तो इन चीज़ों को भी हमें नोटिस में रखना है और इन्हें इम्प्रूव करना है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे अटेंडिंग टू प्रॉब्लम क्रिएट। जो भी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, जहाँ अर्बनाइजेशन हो रही है, वो जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं रूरल एरियाज़ के लिए, उन्हें भी हमें चेकआउट करना है कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो सिर्फ अर्बन एरियाज़ में ही ना हो, वो रूरल एरियाज़ में भी होनी चाहिए। मीन्स कि स्मॉल इंडस्ट्रीज रूरल एरियाज़ में भी ओपन होनी चाहिए, जिससे कि एम्प्लॉयमेंट मिल सके रूरल एरिया के लोगों को। क्लियर? नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग फॉर रूरल डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजिंग रूरल एरिया के जो डेवलपमेंट है उसको कैसे ऑर्गेनाइज किया जा सके। कहता जो लोग हैं उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत कम है, मीन्स उनकी जो पार्टिसिपेशन है जो रूरल एरिया के लोगों की वो बहुत कम है, वो अपने में रहते हैं, मीन्स कि वो अपने काम से उनको है, वो एक ऑर्गेनाइजेशन में अपना रोल नहीं प्ले करना चाहते, वो उसमें परफॉर्म नहीं करना चाहते, तो इसकी वजह से भी वो लैक कर रहे हैं। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनानी चाहिए और लोगों को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, जो कि ऑर्गेनाइज कर सकें हर चीज़ को बहुत अच्छे से। लाइक गांव में, विलेजेस में कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो डिसेंट्रलाइज्ड हैं। डिसेंट्रलाइज क्या होता है कि सिर्फ कंट्रोल एक हाथ में नहीं होता, उसमें कंट्रोल जो अथॉरिटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो डिवाइड की गई होती हैं। क्लियर? तो ऐसी कौन सी अथॉरिटीज़ हैं, लाइक पंचायती राज है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, ठीक है, ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन है रूरल एरियाज़ में जो उन्हें हेल्प कर रही हैं, तो और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनानी चाहिए और लोगों को उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन करना चाहिए रूरल एरिया के लोगों को, जिससे कि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सके। नेक्स्ट है फैसिलिटेटिंग रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट जो है उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, उन्हें लीडरशिप की फैसिलिटी मिलनी चाहिए, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए टाइमली, ठीक है, और मॉनिटर करना चाहिए कि जो उन्हें कहा गया है करने को, जो उन्हें उनके पास स्किल्स हैं वो उनको प्रॉपरली यूटिलाइज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर? तो इसके जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो क्या है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अगर हमारे पास कंपोनेंट है तो उसे हमें कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं। एम्पावरमेंट ऑफ पीपल, उन्हें लीडरशिप प्रोवाइड करवा के कि उनमें से कोई ऐसा लीडर बना दिया जाए जो उन्हें मैनेज कर सके। क्लियर? इंडिकेट कर सके कि हमें क्या चीज़ कैसे करनी है। स्किल ट्रेनिंग, उन्हें ट्रेनिंग दी जाए ताकि जो उनके स्किल्स हैं वो इम्प्रूव हो सके, जो कि वो यूज़ कर सके अपनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में। क्लियर? इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता है, पावर, रोड, ट्रांसपोर्ट, तो इन सब चीज़ों को भी इम्प्रूव किया जाए। बैंकिंग नेटवर्क्स हैं, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो लोगों का, ड्रिंकिंग वाटर से रिलेटेड जो इनकी प्रॉब्लम्स हैं, इन चीज़ों को सॉल्व किया जा सके, जिसकी वजह से वो अपने आप को इम्प्रूव कर सकें। नेक्स्ट पॉलिसी, तो बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज बनाई भी गई हैं और बनाई जानी चाहिए जिससे कि जो उनको सपोर्ट मिल सके, रूरल एरियाज़ के लोगों को उनकी डेवलपमेंट में वो हेल्प कर सके। क्लियर? नेक्स्ट है मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है कि मार्केट को कैसे मैनेज करना है। अब देखो, कोई भी फार्मर है, ठीक है, रूरल एरियाज़ के जो लोग वो फार्मिंग पे डिपेंड करते हैं,
तो उनकी जो मार्केट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कैसे करती है, क्योंकि अगर उनके पास प्रॉपर मार्केट नहीं है अपने प्रोड्यूस को सेल करने के लिए, तो वो उनको उनका फेयर प्राइस नहीं मिल पाएगा। क्लियर। तो जो उनकी प्रोडक्शन है जितनी हो भी रही है वो उसमें भी अपना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे और उनकी इनकम है जो वो इंक्रीज नहीं कर पाएगी। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है मार्केट को मैनेज करने का, रूरल मार्केट को, तो जो बेस्ट बेनिफिट्स हमें प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो हैं उनको बेस्ट बेनिफिट मिल सके। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन है? फार्मर्स। क्लियर। हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज रूरल एरियाज में है, उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जो मार्केटिंग को मैनेज करने का। क्लियर। नेक्स्ट इसका जो ऑब्जेक्टिव है कि जो रीजनेबल प्राइस है कस्टमर को मिल सके। ठीक है। फार्मर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये था कि फार्मर्स को प्रॉपर वो मिल सके, अपना बेस्ट पॉसिबल बेनिफिट्स मिल सके, मीन्स फेयर प्राइस मिल सके। तो जो कस्टमर हैं उनको भी ऐसा ना हो कि उनको एक्सप्लॉइट किया जाए इस चीज़ के लिए, नहीं, उनको भी जो कमोडिटी है वो फेयर प्राइस पे मिलनी चाहिए। क्लियर। रीजनेबल प्राइस पे मिलनी चाहिए। और इसका मेन मोटिव, अनदर मेन मोटिव क्या है कि जो इंटरमीडिएटरीज हैं, ठीक है, उनको रिड्यूस किया जाए। जो प्राइमरी प्रोड्यूसर और अल्टीमेट कंज्यूमर में इंटरमीडिएट्स हैं, एजेंट्स हैं, उन्हें कम किया जाए। क्लियर। जिससे कि जो फेयर प्राइस है फार्मर को भी मिल सके और जो कमोडिटी है राइट प्राइस पे वो कंज्यूमर को मिल सके। क्लियर। नेक्स्ट है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अब एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, वो कैसी है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है वो पेरिशेबल है। पेरिशेबल का क्या मतलब होता है? वो गुड्स जिनकी जो ड्यूरेशन है, टाइम पीरियड है, वो बहुत कम है। जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप ले सकते हो। जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं ये 2-4 दिन ही फ्रेश रहेंगे, उसके बाद ये खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर इनके लिए प्रॉपर मार्केट नहीं है, प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं हैं, तो उनको लो रेट पे बेचनी पड़ेगी जिससे उनको लॉस होगा। तो मार्केट ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे प्रॉपर स्टोरेज फैसिलिटीज़ हों इन सब चीज़ों की, जिन्हें इन्हें स्टोर किया जा सके। कोल्ड स्टोरेज होते हैं जैसे, इन्हें स्टोर किया जा सके, जब उनकी डिमांड हो तब उन्हें सेल किया जा सके। क्लियर। नेक्स्ट है सीजनेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्शन। सीजन, जो प्रोडक्शन है वो सीजनल है। ठीक है। जिस सीजन में उसकी प्रोडक्शन होती है उसमें वो कम रेट पे मिलता है, जिसमें उसकी प्रोडक्शन नहीं होती उसमें वो हाई रेट पे मिलता है। तो जो ये फ्लक्चुएशन है इसे कम करने के लिए भी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा स्टोरेज और ऐसी मार्केट्स ओपन करनी चाहिए जिससे कि ये जो फ्लक्चुएशन है वो कम किया जा सके। जैसे कि अब आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐसी भी हैं जो कि विंटर्स में होती थी पहले, बट वो समर्स में भी मिलती हैं, और कुछ ऐसी हैं जो समर्स में होती थी बट वो विंटर में भी मिल रही हैं। क्लियर। तो ये सब क्यों हो रहा है, पॉसिबल क्यों हो पा रहा है? स्टोरेज फैसिलिटीज़ की वजह से। ठीक है। गुड मार्केट की वजह से। क्लियर। तो मार्केट फैसिलिटीज़ हमारे पास ऐसी होनी चाहिए जो ये फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल कर सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं द बल्कीनेस ऑफ प्रोडक्ट्स। देखो, जब वो प्रोडक्ट की प्रोडक्शन होती है तो वो बल्क में होती है। ठीक है। फार्मर्स देखो साल में एक ही बार वीट ग्रो करेंगे तो वो बल्क में करेंगे। ठीक है। तो वो बल्कीनेस, अगर उनके पास स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है, मार्केट नहीं है प्रॉपर, तो उन्हें वो लो रेट पे सेल करनी पड़ जाएगी। क्लियर। जिसकी वजह से उन्हें जो फेयर प्राइस नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए रेगुलेटेड मार्केट होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर। नेक्स्ट है वेरिएशन इन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन। यस, वेरिएशन इन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन कैसे होता है कि जैसे एरिया वाइज और क्लाइमेट वाइज जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव और डिप्रूव करती रहती है। मीन्स कि हो सकता है कुछ एरिया में उस जो प्रोडक्शन है उसकी क्वालिटी अच्छी हो, जैसे कुछ एरियाज होते हैं वीट, ठीक है, वो कुछ एरियाज में बहुत अच्छी होती है, उसकी क्वालिटी जो है अच्छी क्वालिटी की वीट होती है, और कुछ एरियाज होते हैं जिनमें एवरेज क्वालिटी की वीट प्रोड्यूस की जाती है। तो ये डिपेंड करता है क्लाइमेट और एनवायरनमेंट पे। क्लियर। नेक्स्ट है स्मॉल साइज एंड स्केटर्ड प्रोडक्शन। देखो, फार्मर्स जो हैं वो स्मॉल फार्मर्स हैं, जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, और जो उनकी रिक्वायरमेंट है उनके प्रोडक्ट्स की ऑल ओवर द इंडिया है। ठीक है। तो अब
उनकी जो वो सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं हो पाती, जिसकी वजह से भी वो प्रॉब्लम आती हैं। तो हमें ऐसी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए कि ऐसी मार्केट्स कि जहाँ पे जिस प्रोडक्ट की जितनी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे पहुँचाया जा सके। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें प्रोसेसिंग की ज़रूरत पड़ती है, जैसे राइस है, ठीक है। तो राइस जब होता है तो वो उसको प्रोसेस करना पड़ता है पहले राइस निकालने के लिए। तो जो प्रोसेसिंग यूनिट्स होती हैं वो मोनोपोली कर लेती हैं, मीन्स कि उनकी मोनोपोली होती है, वो जितना चाहे प्राइस चार्ज करती हैं फार्मर से। तो इसकी वजह से भी उनको फेयर प्राइस नहीं मिल पाता। तो इन चीज़ों को रेगुलेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्लियर। नेक्स्ट है कंजम्पशन करेक्टरिस्टिक्स। तो कंजम्पशन करेक्टरिस्टिक क्या है कि जो प्रोडक्शन है फूड ग्रेन्स की वो हमेशा उनकी डिमांड रहेगी, ठीक है। रोटी चाहे सब्जी है उनकी डिमांड हमेशा रहती है, ठीक है। उनकी डिमांड में ज़्यादा चेंज नहीं आता। क्लियर। तो उनकी डिमांड आप इनइलास्टिक बोल सकते हो, उसमें ज़्यादा चेंज नहीं आता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मार्केटिंग सिस्टम की। मार्केटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो पहले भी हमने बात करी थी कि 3 तरह की मार्केट्स अवेलेबल हैं फार्मर्स के लिए। पहले तो विलेज मार्केट, जिसमें आप बोल सकते हो ट्रेडर्स, जो विलेज के ट्रेडर्स हैं जैसे मनी लेंडर्स हैं, ठीक है, उनको विलेज के लोग सेल कर देते हैं। क्लियर। जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं तो उनको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है, और अगर है तो वो कॉस्टली है, तो इसकी वजह से वो क्या करते हैं, ट्रेडर्स को ही वो सेल कर देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है हट्स एंड कैंडीज। हट्स एंड कैंडीज क्या होता है, ये वीकली जब मंथली मंडीज लगती हैं, जब आप बोल सकते हो मार्केट लगती है विलेज लेवल पे ही, जिसमें जो फार्मर्स हैं वो अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेकेंडरी होलसेल मार्केट, जिसे मंडीज बोलते हैं, जो कि रेगुलेटेड मार्केट्स भी होती हैं। ये लार्ज मार्केट्स होती हैं, ठीक है। इन्हें रेगुलेट किया जाता है कमेटीज द्वारा, ठीक है। तो इस चीज़ को ये लार्ज लेवल पे होते हैं, जो लार्ज फार्मर्स होते हैं वो अपने प्रोडक्ट को यहाँ पे लेके आते हैं, जिनके पास एबिलिटी है कि वो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ ले सकते हैं और अपने प्रोडक्ट को, और ज़्यादा जिनके पास बल्क में वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं, तो वो इन मार्केट्स में अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास डेफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर मार्केटिंग सिस्टम। यस, हमारे जो एग्रीकल्चर मार्केट सिस्टम है इसमें बहुत सारी डेफिशिएंसीज हैं, डिफेक्ट्स हैं। वो क्या है कि पहले तो इसमें इंटरमीडिएट्स हैं। इंटरमीडिएट्स हैं 2 तरह के, हम यहाँ पे बात करेंगे इंटरमीडिएट्स की, कच्चा आड़तियाज और पक्का आड़तियाज, ठीक है। कच्चे आड़तियाज कौन होते हैं, जो गुड्स को सेल के लिए ओपन करते हैं कि प्रोडक्शन, ये हमारी प्रोडक्शन है, इसे हमें सेल पे लगाना है, ठीक है। वो होते हैं कच्चा आड़तियाज। फार्मर्स किनको सेल करेगा, कच्चा आड़तियाज को, ठीक है। तो फिर वो सेल करेगा पक्का आड़तिया को, जो होलसेलर होता है, ठीक है, जो आगे कंज्यूमर्स को सेल करेगा। क्लियर। ये जो इंटरमीडिएट्स हैं ये क्या करते हैं, हाई जो कमीशन है वो चार्ज करते हैं, जिसकी वजह से जो फार्मर हैं वो फेयर प्राइस नहीं ले पाते। क्लियर। नेक्स्ट है फोर्स्ड सेल। फोर्स्ड सेल क्यों है, क्योंकि वो जितना भी ग्रो कराए हुए हैं, स्टोरेज फैसिलिटी उनके पास तो है नहीं फार्मर्स के पास, तो उन्हें इस मंडी में ही सेल करना है, तो मंडी में उन्हें सेल करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो भी उन्होंने प्रोड्यूस करा है उसके लिए उनके पास स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है। तो जिस भी रेट पे उन्हें वहाँ पे मिलता है वो उसी रेट पे उन्हें वो सेल करना पड़ता है। वाइड प्राइस स्प्रेड। वाइड प्राइस स्प्रेड क्या है कि बहुत सारे मिडलमैन्स हैं बीच में, जैसे हमने अभी बात करी दलाल्स या आड़तियाज, ठीक है, ये कमीशन एजेंट्स होते हैं। तो इनकी वजह से जो प्राइस में बहुत ज़्यादा चेंज आता है, जो रियल कस्टमर तक प्राइस पहुंचता है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, बट जो प्रोड्यूसर को प्राइस मिलता है वो इतना नहीं मिला होता जितना उसे रिक्वायर्ड था मिनिमम। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्ट्रेस सेल। तो जो नॉलेज है फार्मर्स को वो इतनी नहीं है, वो इतने ज़्यादा उन्हें उस चीज़ का पता नहीं है, और वो क्या करते हैं, उनके पास उन पर डेट्स होते हैं, कर्जा होता है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, उस कर्जा को उतारने के लिए जैसे ही हार्वेस्ट करते हैं वैसे ही वो क्रॉप्स को सेल कर देते हैं। क्लियर। ना ही उनके पास स्टोरेज फैसिलिटीज़ हैं ताकि जो वो स्टोर करें टाइम पे आने पे, जब वो प्राइस उनका सही हो तो वो सेल करें। तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो जितना भी उनका प्रोडक्शन है वो सारी की सारी सेल कर देते हैं
ठीक है, क्योंकि उन्हें अपने लोन्स वगैरह पे करने होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है इनएडुकेट स्टोरेज। जैसे हमने बहुत बार बात कर ली है इसके बारे में कि जो स्टोरेज फैसिलिटी है वो इनएडुकेट है। मंडीज़ में भी इतनी ज़्यादा स्टोरेज एबिलिटी नहीं है जिससे हम जो प्रोडक्शन है उसे रेगुलेट कर सके प्रॉपरली। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। स्मॉल फार्मर्स के लिए मंडीज़ में आना बहुत मुश्किल है क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो उससे जो उनका प्रोडक्शन इतनी नहीं होगी जितनी कॉस्ट देनी पड़ जाएगी, जिसकी वजह से वो अपने विलेज लेवल पे ही ट्रेडर्स को, चाहे मंडी जो उनकी स्मॉल होती हैं विलेज मार्केट में लगती हैं शॉप्स, वहीं पे वो सेल कर देते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है एब्सेंस ऑफ ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्ड जो इररेगुलेटेड मार्केट्स हैं, मंडीज़ हैं, जो वहाँ पे ग्रेडिंग नहीं की जाती प्रोडक्ट की, स्टैंडर्डाइजेशन नहीं किया जाता प्रोडक्ट का। जैसे कि आपको पता होगा, जैसे वेजिटेबल्स हैं या फिर फ्रूट्स हैं, उनकी ग्रेड्स होते हैं, जो बहुत अच्छे होते हैं उन्हें ए ग्रेड दिया जाता है, जो थोड़े उससे कम होते हैं बी ग्रेड, ऐसे सी ग्रेड, उन्हें ग्रेडिंग की जाती है। ठीक है, तो जो इररेगुलेटेड मार्केट्स होती हैं उनमें ये सब चीज़ें नहीं होती, सबको एक ही रेट पे परचेज और सेल कर दिया जाता है, जिससे कि जो प्रोड्यूसर है उसे फेयर प्राइस नहीं मिल पाता, क्योंकि जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है उनके लिए प्राइस हाई होना चाहिए और जो थोड़ा लो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है उसके लिए प्राइस लो होना चाहिए। तो वो चीज़ें नहीं है हमारे इरेगुलेटेड मार्केट में, और मोस्टली जो मार्केट है वो इरेगुलेटेड मार्केट्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट, लैक ऑफ मार्केट इंटेलिजेंस। जो हमारे फार्मर्स हैं उन्हें इतनी नॉलेज नहीं है मार्केट के बारे में, तो जो वो प्रोड्यूस करते हैं वो आके मार्केट में सेल कर देते हैं। ठीक है। माल प्रैक्टिसेस क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें फार्मर्स को मैनिपुलेट किया जाता है और उनसे लो रेट पे ही प्रोडक्ट को परचेज कर लिया जाता है और उसे आगे हाई रेट पे सेल कर दिया जाता है, जिससे कि फार्मर्स को लॉस होता है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे गवर्नमेंट एंड कोऑपरेटिव्स इन एग्रीकल्चर मार्केट। अब एग्रीकल्चर मार्केट में गवर्नमेंट और कोऑपरेटिव सोसाइटीज का क्या योगदान है। ठीक है। जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा उनकी हेल्प करी है ट्रेडिशनल मार्केट सिस्टम को इम्प्रूव करने की। मीन्स कि जो ट्रेडिशनल मार्केट सिस्टम में होता आया है वो उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ उनकी हेल्प करती हैं। जो उनके साथ वहाँ पे फेयर प्राइस नहीं मिल पा रहा, उन्हें फोर्सली सेल करना पड़ रहा है, स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है, तो ये सब चीज़ें कॉर्पोरेट सोसाइटीज़ होती हैं जो वो उन्हें प्रोवाइड करती हैं। क्लियर। तो इसके लिए सोसाइटी बनाई गई थी द नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, जो भी उनके साथ मार्केट में प्रॉपरली बिहेव नहीं हो पा रहा है वो इंश्योर करती हैं कि यहाँ पे वो सारी चीज़ें ना हो और उन्हें प्रॉपर प्राइस मिले उनके प्रोडक्ट का, और उन्हें उनके साथ फेयर डीलिंग्स हों। क्लियर। चाहे वो फार्मर है चाहे वो कंज्यूमर है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास गवर्नमेंट्स एफर्ट। तो गवर्नमेंट ने कौन कौन से एफर्ट्स लिए हैं। गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज्ड रेगुलेटेड मार्केट्स ओपन करी हैं। ठीक है। तो ऑर्गेनाइज्ड जो मार्केट है उन्हें एक कमेटी चलाती है। क्लियर। तो वहाँ पे जो प्रैक्टिसेस थी, अनफेयर प्रैक्टिसेस थी, वो नहीं होंगी। क्लियर। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या कराया है, चार्जेस फिक्स करे हैं। हर पर्सन के जो चार्जेस हैं वो फिक्स करे गए हैं कि जो आड़तियाज हैं, जो मिडिल मैन्स हैं, वो ब्रोकर्स हैं, वो इससे ज़्यादा कमीशन चार्ज नहीं कर सकते। और जो वेट है कि कस्टमर को प्रोडक्ट का कितना वेट कैसे मिलना चाहिए, वो सारा गवर्नमेंट ने फिक्स करा हुआ है। क्लियर। जो स्टैंडर्ड है, जो हमने पहले बात करी कि एब्सेंस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन था, ग्रेडिंग था, वो भी गवर्नमेंट ने रेगुलेटेड मार्केट्स में किया है कि जो गुड्स हैं उनको स्टैंडर्डाइज किया जा सके और उनके अकॉर्डिंग उन्हें प्राइस दिए जाए। क्लियर। और टाइमली जो इंफॉर्मेशन है मार्केट की वो फार्मर्स को प्रोवाइड करवाई जाए कि अब मार्केट में किस चीज़ की कितनी डिमांड चल रही है। क्लियर। और उन्हें जो माल प्रैक्टिसेस थी, जो ब्रोकर्स उनके साथ कर रहे थे, मैनिपुलेट कर रहे थे, उन्हें उसको भी ख़त्म किया गया। क्लियर। उसको भी कम किया गया। अगर हम बात करें उनके डिस्प्यूट्स की, जो अगर उनके साथ किसी के डिस्प्यूट्स हो जाते हैं मार्केट में, तो उसे सॉल्व करने के लिए भी गवर्नमेंट ने एजेंसीज बनाई हैं जिससे कि उनके जो डिस्प्यूट्स हैं वो सॉल्व किए जाएं। क्लियर। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर, जो गवर्नमेंट ने एफर्ट डाला है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट बना के। ठीक है। इसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था
2020 में जो इसमें अमेंडमेंटेशन हुई है उसके अकॉर्डिंग जो फार्मर है वो अपना जो प्रोडक्ट है वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी सेल कर सकता है और अपने स्टेट में भी सेल कर सकता है। अगर वो अपनी स्टेट से दूसरी स्टेट में अगर गुड्स को सेल कर रहा है तो दूसरी स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो उस पर कोई भी तरह का टैक्स नहीं चार्ज करेगी। क्लियर? वो फ्रीली अपने प्रोडक्ट्स को दूसरी स्टेट्स में भी सेल कर सकता है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इसके एक्ट के अंदर क्या था, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग थी कि जो बायर है और जो फार्मर है उनमें कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है साइन पहले ही कि बायर अपनी स्पेसिफिकेशंस देता है फार्मर को, उसके अकॉर्डिंग जो फार्मर है वो प्रोडक्शन करता है और उसके अकॉर्डिंग उससे चार्जेस लेता है। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेडिंग एंड स्टैंडर्डाइजेशन। जैसे हमने अभी बात करी कि इस स्टेप को भी गवर्नमेंट ने एक इम्पॉर्टेंस दी कि ग्रेडिंग और स्टैंडर्डाइजेशन करना चाहिए हमें प्रोडक्ट्स को, कि उनके ग्रेड्स और उनके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उनको प्राइस मिलना चाहिए। क्लियर? तो जो मोस्टली क्या होता है जो फ्रूट्स के एरिया में, क्योंकि अब हम फ्रूट्स भी एक्सपोर्ट करते हैं, जो ए और बी क्वालिटी के फ्रूट्स हैं, स्टैंडर्ड के फ्रूट्स हैं, वो एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं। क्लियर? ताकि जो फार्मर्स हैं उन्हें अच्छा रेट मिल सके। क्लियर? यूज ऑफ स्टैंडर्ड वेट, जो स्टैंडर्ड वेट है उसको भी यूज करना चाहिए। गवर्नमेंट ने ये पॉलिसीज भी बनाई हैं। क्लियर? गोडाउन्स एंड स्टोरेज फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करी गई हैं जो रेगुलेटेड मार्केट्स हैं उसमें गवर्नमेंट द्वारा। क्लियर? नेक्स्ट है पॉलिसी सपोर्ट बाय गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ने किन किन पॉलिसीज को सपोर्ट करा है? ठीक है, गवर्नमेंट ने पहले तो प्राइजेस, प्रॉपर प्राइस, प्रोड्यूसर जो है उसको प्रॉपर प्राइस मिल सके। ठीक है, इन पॉलिसीज को सपोर्ट करा है और इन पॉलिसीज को बनाया है ऐसी पॉलिसीज जो कि प्रोड्यूसर को फेयर प्राइस दे। क्लियर? नेक्स्ट है और जो कंज्यूमर है उसको रीजनेबल प्राइस पे प्रोडक्ट मिले। ठीक है, सिर्फ फार्मर्स के लिए ही नहीं और सिर्फ कंज्यूमर के लिए नहीं, बोथ के लिए फ़ायदा हो। ठीक है, प्रोड्यूसर को भी फ़ायदा हो, उसको भी फेयर प्राइस मिले, और कंज्यूमर को भी फ़ायदा हो, वो भी रीजनेबल प्राइस पे उसको गुड्स प्रोवाइड किए जा सकें। ठीक है, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये भी था कि जो मिडल मैन है मार्केट में, क्लियर, उसको रिड्यूस किया जा सके, उसको कम किया जा सके और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर किया जा सके, जिसकी वजह से जो कॉस्ट है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, वो कम हो और फेयर प्राइजेस फार्मर्स ले सके। क्लियर? नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट मार्केट इन एग्रीकल्चर, अ ग्रोइंग सेक्टर। बिल्कुल, कॉन्ट्रैक्ट जो मार्केट है वो एक ग्रोइंग सेक्टर है। कैसे? कॉन्ट्रैक्ट मार्केटिंग होती क्या है? जैसे हमने अभी बात करी कि बायर और सप्लायर, ठीक है, फार्मर और बायर में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है पहले कि आप इतनी वो प्रोडक्शन करोगे इस चीज़ की तो हम आपको इतना प्राइस उसका देंगे। ठीक है, ऐसी ही एक एग्जांपल है जैसे शुगर केन की। शुगर केन भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, जो कॉन्ट्रैक्ट मार्केटिंग का एक एग्जांपल है। इसमें जो मिल्स हैं, शुगर मिल्स, वो फार्मर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं, एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं, जिससे कि वो उन्हें स्पेसिफिकेशंस दे देती हैं कि वो इतनी इतनी उन्हें शुगर केन की प्रोडक्शन चाहिए, तो वो उसके अकॉर्डिंग उनसे प्राइजेस चार्ज करते हैं। ठीक है, और भी इसके क्या एग्जांपल्स हैं, जैसे मदर डेयरी है दिल्ली में, फ्रेश है हैदराबाद में, पेप्सी है पंजाब में। क्लियर? नेक्स्ट है हमारे पास मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर इनपुट्स। जो एग्रीकल्चर इनपुट्स हैं उनकी मार्केटिंग कैसे है? ठीक है, हमें पता है एग्रीकल्चर इनपुट दो तरह के हैं मेनली, कंज्यूमेबल इनपुट्स जो कि कंज्यूम करने हैं अपने फार्म्स में फार्मर ने, लाइक पेस्टिसाइड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स हो गए, सीड्स हो गए। क्लियर? नेक्स्ट है ड्यूरेबल इनपुट्स, जो कि उसको खेत को जोतने के लिए चाहिए, इरिगेशन फैसिलिटीज़ चाहिए, ट्रैक्टर्स चाहिए। ठीक है, ये है ड्यूरेबल इनपुट्स। ये दो तरह के इनपुट्स हैं। अब मार्केट में गवर्नमेंट ने इसके लिए पॉलिसीज़ बनाई हैं, कुछ कमेटीज़ बनाई हैं जो इन्हें रेगुलेट करें। वो कमेटीज़ क्या हैं? पहली है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। ठीक है, दूसरी है फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर, जो कि इन कमोडिटीज़ को, जैसे जिस फार्मर को कितना फर्टिलाइजर चाहिए, जो कितने पेस्टिसाइड्स चाहिए, कितने सीड्स चाहिए, और उन्हें सब्सिडी रेट पे ये चीज़ें प्रोवाइड करवाना, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इन कमेटी जो हमारी कमेटीज़ हैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करते हैं एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की। तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट में अब बहुत सारी चीज़ें जुड़ गई हैं। ठीक है, पहले वीट, राइस, यही हमारे मेन जो एक्सपोर्ट के फूड ग्रेन्स होते थे। नाउ एक्वाकल्चर, ठीक है, जो वाटर स्पीसीज हैं उनको भी एक्सपोर्ट करते हैं। फ्लोरिकल्चर है, फ्लावर्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, स्पाइसेस हैं। स्पाइसेस तो चलो बहुत टाइम पहले से हम एक्सपोर्ट करते आ रहे हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे पोल्ट्री
प्रोडक्ट्स हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, बासमती राइस हैं, इनको भी अब एक्सपोर्ट में इंक्लूड कर दिया गया है। क्लियर। नेक्स्ट अब हमारे पास है GATT, जिसे हम बोलते हैं जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ये एक एग्रीमेंट है जो इंडियन गवर्नमेंट ने फॉरेन की गवर्नमेंट के साथ, फॉरेन कंट्रीज के साथ एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, जो एग्रीमेंट साइन हुआ था दिसंबर 1992 में। कितनी कंट्रीज में? 121 कंट्रीज के साथ। क्लियर। इसका जो मेन मोटिव क्या था कि जो फार्मर्स हैं, एग्रीकल्चर ट्रेड है, उसको लॉन्ग टर्म में इम्प्रूवमेंट की जाए, लॉन्ग टर्म में उसको इम्प्रूवमेंट करी जाए, और उनकी जो पॉलिसीज हैं, डोमेस्टिक पॉलिसीज हैं जो गवर्नमेंट की, उनको सपोर्ट करी जाए। क्लियर। मार्केट ओरिएंटेशन बनाया जाए। क्लियर। जो हमारी फार्मिंग है उनको मार्केट उनकी अच्छी की जाए, जिससे कि वो फार्मर्स हैं जो अपने प्रोडक्ट को मार्केट में अच्छे से सेल कर सकें। ठीक है। जो मेन इम्पॉर्टेंट इनका फोकस था वो मार्केट असेस में था, डोमेस्टिक सपोर्ट पे था और एक्सपोर्ट सब्सिडीज पे था। फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे एमर्जिंग इश्यूज एंड चैलेंजेस इन रूरल मार्केट। अब रूरल मार्केट में क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं हमारे। क्लियर। तो पहला हम बात करेंगे मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है। इसके हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बहुत हमें उसकी अच्छे की रिक्वायरमेंट है, बट लेकिन लोग उसे यूज़ नहीं कर पा रहे। जैसे हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो बहुत सारे ऐसे फार्मर्स हैं, जो रूरल एरियाज़ हैं, जहाँ के लोग जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसे यूज़ नहीं कर रहे, अभी भी ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी पे ही वर्क कर रहे हैं। तो इस चीज़ की इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नेक्स्ट है मार्केट स्ट्रक्चर टू इंश्योर कम्पिटिटिवनेस। तो ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर बनाना जिसमें कंपटीशन हो सके। क्लियर। क्योंकि जो हमारे फार्मर्स हैं वो स्मॉल हैं। ठीक है। तो उनको नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी दी जाए। ठीक है। जिससे कि वो कम्पिटिटिव बन सकें। ठीक है। मार्केट में अपने आपको compete कर सके दूसरों के साथ। क्लियर। नेक्स्ट है कोऑपरेटिव मार्केटिंग। जैसे हमने भी बात करी कि बहुत सारी कोऑपरेटिव मार्केट भी हैं जो इनके साथ जुड़ी और फार्मर्स के साथ, जिससे कि उनको बेनिफिट मिल सके। इसकी एक एग्जांपल है, जैसे हमारे पास अमूल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ठीक है। ये भी एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो क्या करती है, फार्मर्स जो गुजरात के विलेजेस हैं उनके फार्मर्स को ज्वाइन करती है, वहाँ से उनसे मिल्क लेती है और उसको प्रिजर्व करती है और उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है पूरी कंट्री में। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे एम्फेसिस ऑन वैल्यू एडिशन। तो अब गवर्नमेंट का मेन मोटिव क्या है कि वैल्यू एडिशन मीन्स कि जिससे कि जो प्रोड्यूसर है उसकी इनकम, उसकी जो वैल्यू है वो इंक्रीज करे। क्लियर। ताकि वो बिलो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ सके। क्लियर। नेक्स्ट है मार्केट इंटेलिजेंस एंड डिसैमिनेशंस ऑफ इंफॉर्मेशन। तो जो फार्मर्स हैं उनको टाइमली फ्यूचर सिनेरियो की, जहाँ मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है या किस चीज़ की डिमांड होने वाली है, ठीक है, उस चीज़ के बारे में नॉलेज मिलती रहे प्रॉपरली। ठीक है। टाइम टू टाइम जो फार्मर है वो अप टू डेट रहे इन नॉलेजेस को लेके, ताकि वो उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रोडक्शन करे। क्लियर। नेक्स्ट है क्रेडिट फॉर मार्केटिंग। ठीक है। मार्केटिंग के लिए जो क्रेडिट है वो उन्हें प्रोवाइड करवाया जाना चाहिए। जैसे स्पेशली मार्केट में किस चीज़ की ज़रूरत है, वेयर हाउसेस की, क्योंकि स्टोरेज जो फैसिलिटीज़ हैं हमारी अभी भी बहुत लैक कर रही हैं। इसलिए जो वेयर हाउसेस हमें ज़्यादा से ज़्यादा ओपन गवर्नमेंट को करने चाहिए मार्केट्स में। क्लियर। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर प्राइजेस। अब एग्रीकल्चर जो प्राइजेस हैं उनकी क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि जो एक फार्मर है वो इतनी मेहनत कर रहा है, क्यों कर रहा है, प्राइस के लिए कि उसे अच्छा प्राइस मिल सके। क्लियर। तो इसलिए जो उसकी पूरी मेहनत है वो डिपेंड करती है प्राइस पर। ठीक है। प्रोडक्शन जो भी वो प्रोड्यूस कर रहा है वो इसलिए कर रहा है ताकि वो अच्छा प्राइस मिल सके और जिससे कि वो अपने जो नीड्स हैं, डेली नीड्स हैं, उन्हें फुलफिल कर सके। क्लियर। एग्रीकल्चर प्राइजेस और डिटर्मिनेंट्स एंड ट्रेंड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला क्या है हमारा, स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फार्मर प्रोड्यूस। सप्लाई साइड से अगर हम बात करें तो जो फार्मर है उसका जो एक सीज़न रहता है, हर जो वो प्रोडक्शन करता है उसका एक सीज़न रहता है। जैसे हम बात करते हैं खरीफ जो फसल है, जैसे राइस, कॉटन, मेज़, ग्रीन ग्राम्स हैं, ये खरीफ
फसल है जो रेनी सीजन में होती है। अगर हम वीट, बार्ले एंड मस्टर्ड सीड्स की बात करें, ये रवि क्रॉप है जो कि विंटर सीजन में होती है। तो ये सीजनल क्रॉप्स हैं। क्लियर। तो जो सीजन है, सीजन के अकॉर्डिंग जो इनके प्राइस में फ्लक्चुएशन होता है, ठीक है। जिस सीजन में तो ये प्रोड्यूस होते हैं उस सीजन में इनका प्राइस कम रहेगा, बट जिन सीजन में ये नहीं होते हैं उन सीजन में इनका प्राइस राइज कर जाता है। तो इन फ्लक्चुएशन पे भी प्राइस जो है वो डिपेंड करता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का। नेक्स्ट है डिमांड साइड। डिमांड साइड की अगर हम बात करें तो डिमांड जो है वो इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक हम इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि जो फूड ग्रेन्स है उनकी जो डिमांड है वो रहेगी ही रहेगी, ठीक है। जितनी लोगों को उसकी रिक्वायरमेंट है वो उतनी लेंगे ही लेंगे, चाहे वो प्राइस में ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है चाहे वो प्राइस में कम हो रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो हम प्राइस की बात करें, जब वो हार्वेस्ट सीजन होता है, पोस्ट हार्वेस्ट में जैसे कि फसल कट गई है उसके बाद जो प्राइस है वो लो रहेगा। पर जैसे जैसे वो हार्वेस्ट का न्यू हार्वेस्ट का सीजन आता जाता है वो जो प्राइस है वो राइज करता जाता है। क्लियर। तो जो प्राइस है फार्म का वो पूरी स्पेस जो वो कंट्री है हम बोल सकते हैं उसमें वो वेरी करता है, ठीक है। हर जगह हर चीज़ का प्राइस जो सेम नहीं रहता। जैसे कि जिस एरिया में जिसकी जितनी प्रोडक्शन होती है उस एरिया में वो प्राइस कम रहेगा, और जिन एरिया में अगर उस प्रोडक्ट की प्रोडक्शन नहीं है तो उन एरिया में उसका प्राइस जो है वो हाई रहेगा। क्लियर। तो अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर प्राइस इंडाइसिस की। तो जो प्राइस इंडेक्स है वो हमें स्ट्रेट वे बता देता है कंपेयर करके कि प्रीवियस ईयर से इस ईयर में क्या चेंज आया है, ठीक है। चाहे वो प्रीवियस ईयर को बेस ईयर मान के चले जाओ, उससे प्रीवियस ईयर जो जिस भी ईयर के साथ हमें कंपेयर करना है हम उसे बेस ईयर मान के प्राइस को कंपेयर कर सकते हैं। तो जो नेक्स्ट है पॉइंट कि जो प्राइस इंडेक्स है इस पे हम एक कमोडिटी जहाँ ग्रुप ऑफ कमोडिटीज़ को भी कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर। ये नहीं कि सिर्फ हम एक ही कमोडिटी को कंपेयर करेंगे, इसमें बहुत सारी कमोडिटीज़ को हम एक साथ कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर। और थर्ड पॉइंट क्या है कि हम एक कमोडिटी को दूसरी कमोडिटी से भी कंपेयर कर सकते हैं, जैसे राइस और व्हीट को भी हम कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर। जैसे हमें इजीली पता चल सके कि दोनों के प्राइस में क्या फ्लक्चुएशंस हैं, दोनों के प्राइस का क्या इंडेक्स है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसीज़ की। तो एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसीज़ क्या हैं? प्राइस पॉलिसीज़, तो एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसीज़ क्या हैं कि वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएं जिससे कि जो फार्मर है, जब बायर है, ठीक है, सप्लायर और कंज्यूमर दोनों को बेनिफिट मिल सके। क्लियर। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज़ बनाई हैं, जो प्राइजेस बनाए हैं वो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है? एमएसपी भी हम इसे बोलते हैं। ये इसे फिक्स करा गया है कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस ने, जिसका मेन मोटिव क्या है कि जो फार्मर्स हैं उन्हें एटलीस्ट इतना प्राइस उनकी फार्म का मिल सके। क्लियर। नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइसेस। स्टैट्यूटरी मिनिमम प्राइसेस क्या है? जो भी बायर है और सेलर है, जो उनमें लीगल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, जैसे हमने शुगर केन की बात करी थी, तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट के टाइम ही मीन्स कि अभी फार्म को प्रोड्यूस करने से पहले ही उनमें कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो उसी टाइम वो उसका प्राइस सेट कर देते हैं कि कम से कम उसको इतना प्राइस तो उसकी प्रोडक्शन का मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोक्यूरमेंट ऑफ प्राइजेस। प्रोक्यूरमेंट प्राइजेस क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करती है, जो बफर स्टॉक है, बफर स्टॉक क्या होता है, वो स्टॉक वो जो कि कुछ ऐसी कंडीशंस के लिए कि कुछ इमरजेंसीज आ जाएं, ठीक है, जब फ्यूचर के लिए जो गुड स्टोर करके रखती है गवर्नमेंट, उसके जो प्राइजेस हैं, ठीक है, प्राइजेस जो फ्लक्चुएट ना कर सकें उसके लिए जो वो स्टोर करती है गुड्स को, उसे कहते हैं प्रोक्यूरमेंट प्राइजेस। क्लियर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं इशू प्राइजेस। ठीक है। इशू प्राइजेस क्या होता है? जो मिनिमम नीड क्वांटिटी जो है कंज्यूमर की उसको प्रोवाइड करवाए गए हैं, जैसे कि सपोज राशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई गई हैं पुअर लोगों को, कि उनको मिनिमम जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग उन्हें फेयर प्राइस मीन्स कि जैसे 2 रुपये किलो वीट दी जाती थी, ठीक, वीट दी जाती है, राशन फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं ऐसी, तो ऐसी स्कीम्स गवर्नमेंट लाना उसे हम इशू प्राइस कहते हैं। ठीक है। जो कि मार्केट से लोअर प्राइस होता है उस प्राइस पे लोगों को अवेलेबल कराना ताकि उनकी जो मिनिमम नीड्स हैं वो फुलफिल हो सके। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करेंगे इशू इन एग्रीकल्चर प्राइस मैनेजमेंट। इशू इन एग्रीकल्चर प्राइस मैनेजमेंट क्या है कि
जो प्राइस को मैनेज करने में एग्रीकल्चर के क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। क्लियर। तो उसमें सबसे पहले है हमारे पास टर्म्स ऑफ ट्रेड, कि अगर ट्रेड की बात करें तो फार्मर्स से जो गुड्स लिए जा रहे हैं और उनमें फिनिश में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो उन प्राइसेस में बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं, जिससे फार्मर्स को लग रहा है कि उनको जो रेट है वो प्रॉपर नहीं मिल पा रहा। क्लियर। नेक्स्ट है फोकस ऑन टारगेट ग्रुप्स इन पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें जो कुछ टारगेट ग्रुप्स ही फोकस करे गए हैं, जैसे कि शेड्यूल्ड कास्ट हो गए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हो गए, BPL जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उन लोगों को फोकस किया जा रहा है। ठीक है। तो ये चीज़ें जो है प्राइस को सेट करने में प्रॉब्लम कर रही हैं, क्योंकि उनको जो राशन प्रोवाइड करवाया जा रहा है वो लो रेट पे करवाया जा रहा है, तो उस रेट को कवर करने के लिए फार्मर्स से कम रेट पे लिया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है रैशनल प्राइस सपोर्ट पॉलिसी एंड इम्पैक्ट ऑन रूरल पुअर। जो रूरल पुअर हैं उनको जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, जैसे राशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, क्लियर, तो उनको भी वो उस रेट पे दी जाती हैं जो मार्केट से बहुत कम होता है। क्लियर। नेक्स्ट है रेलेवेंस ऑफ प्राइस सपोर्ट पॉलिसी फॉर फार्म प्रोडक्ट्स इन न्यू इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट। देखो, अब जो प्राइस पॉलिसी है वो ऐसी होनी चाहिए जो फार्मर्स को तो बेनिफिट दे ही दें, साथ में जो न्यू इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट है हमारा उसको भी इफेक्ट ना करे। मीन्स कि जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट हो रही है कंट्री की, उसी के साथ हमें फार्मर्स की भी डेवलपमेंट करनी है, तो फार्मर्स को भी उसी के अकॉर्डिंग उनको प्राइजेस मिलने चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट है लिमिटेशन ऑफ प्राइस मेजर्स। जो हमने प्राइस मेजर्स की बात करी, अब इनमें क्या लिमिटेशन है। लिमिटेशन सबसे पहले यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन प्राइस करने से, जो प्राइस सेट करने से डिमांड और सप्लाई जो गैप है वो बढ़ता जा रहा है। क्लियर। कि सप्लाई ज़्यादा है लोगों को और फेयर प्राइस मिल रहा है फार्मर्स को। क्लियर। तो वो जितना वो प्रोड्यूस करे वो मंडीज में डालते जा रहे हैं। अगर उतनी सप्लाई, उनकी डिमांड नहीं है अगर उतनी, तो वो जो गैप है सप्लाई और डिमांड गैप वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है प्रमोशन ऑफ टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनको जितना हम यूज़ करते जा रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स, तो इससे क्या आ रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उस पर भी इफेक्ट पड़ रहा है, और पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे इम्पैक्ट डाल रही है। क्लियर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।